मैं संतोष कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडी में चैप्टर नंबर 5 में संगठन ढांचा, कार्यात्मक व डिविजनल, इसके संबंध में समझेंगे। संगठन ढांचा दो प्रकार का होता है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। एक होता है कार्यात्मक ढांचा और दूसरा होता है डिविजनल ढांचा। तो सबसे पहले हम संगठन ढांचा क्या होता है, इसकी अवधारणा या इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो आप टूल किट नंबर 6 में देख सकते हैं, संगठन ढांचे का अभिप्राय उस रूप से रेखा से होता है जिसके अंदर रहते हुए सभी प्रबंधकीय व अप्रबंधकीय कार्य किए जाते हैं। संगठन ढांचे का अर्थ संबंधों को विशेष संरचना से होता है जिसका निर्माण संगठन प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। हमने संगठन प्रक्रिया में पढ़ा था कि हम इसमें कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के संगठन और पद संरचनाएं करते हैं और इसमें यह तय किया जाता है कि कौन अधिकारी होगा और कौन अधीनस्थ कर्मचारी होगा। तो इसलिए संगठन ढांचे में है उन संबंधों की संरचना करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सभी संस्थाओं में संगठन की संरचना और उनका स्वरूप एक जैसा हो सकता है? तो इसका उत्तर हम नहीं में दे सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक संस्था दूसरी संस्था से भिन्न प्रकृति का कार्य करती है। उनके कार्यों की प्रकृति, उनके बिजनेस का आकार अलग अलग होता है। इसलिए संस्था की इन विशेषताओं के अनुसार ही संगठन संरचना के अलग अलग प्रारूप या डिजाइन निर्धारित किए जा सकते हैं। इसलिए संगठन संरचना के अनेक प्रारूप होते हैं और एक संस्था में एक बार निर्धारित संगठनात्मक ढांचे में परिस्थितियों के बदलाव के अनुसार हम परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार से निष्कर्ष को हम कह सकते हैं कि संगठन संरचना का कोई भी ऐसा एक स्टैंडर्ड डिजाइन नहीं होता है जिसे कि सभी संस्थाओं में समान रूप से लागू किया जा सके। इसके कई अलग अलग प्रारूप या डिजाइन होते हैं जिनका इस चैप्टर में आगे हमें उल्लेख किया गया है। अब हम यहाँ पर संगठन संरचना के कौन कौन से प्रारूप होते हैं उनके ऊपर विचार करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें 4 बिंदु बताए गए हैं जो कि 4 अलग अलग डिजाइनों की जानकारी प्रदान करते हैं। सबसे पहला कार्यात्मक संगठन होता है जिसे हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दूसरा डिविजनल संगठन या डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। तीसरा रेखा संगठन या शीर्ष संगठन कहलाता है जिसे हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और चौथा रेखा एवं स्टाफ संगठन या शीर्ष एवं समांतर संगठन या जिसे हम अंग्रेजी में लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा, नोट में जो दिया है पॉइंट नंबर 2 कि संगठन संरचना के अंतिम 2 प्रारूप सिलेबस या पाठ्यक्रम में नहीं है, अर्थात हमें केवल पहले और दूसरे संगठन के प्रारूप के संबंध में ही इस अध्याय में अध्ययन करना है। तो हम केवल उन्हीं दोनों के संबंध में विचार करेंगे। संगठन संरचना किस प्रकार से तय की जाए, तो इसके संबंध में प्रबंध के विस्तार पर विचार किया जाता है। इसका अभिप्राय अधीनस्थों की उस संख्या से होता है जिस पर एक प्रबंधक प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रण रख सकता है। सामान्यतः यह संख्या 5 से लेकर 6 कर्मचारियों तक मानी गई है, परंतु अलग अलग व्यवसाय में ये संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु सामान्य संख्या 5 से 6 व्यक्ति माने गए, यानी कि एक बॉस के अधीन 5 या 6 कर्मचारियों का होना अधिक परफॉर्मेंस देता है। इसके बाद में अब हमें यहाँ ये भी विचार करना है कि संगठन किस प्रकार का होना चाहिए। तो हमने देखा कि हमारे सिलेबस में 2 प्रकार के प्रारूप हैं, कार्यात्मक संगठन और डिविजनल संगठन। किस प्रकार का हम प्रारूप अपने संस्था में अपनाएं, इसको निर्धारित करने के संबंध में हमने कल के वीडियो में पढ़ा है कि जब किसी संस्था में किसी एक वस्तु का उत्पादन होता है तब ऐसी स्थिति में हम कार्यात्मक संगठन ढांचे का उपयोग करते हैं, जबकि एक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन होने पर हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग करते हैं। तो हम समझेंगे कार्यात्मक संगठन ढांचे के संबंध में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टूल किट नंबर 8 में कार्यात्मक संगठन ढांचा का अभिप्राय पूरे उपक्रम को उसके द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रियाओं के आधार पर विभाजित करने से होता है। यहाँ पर हम एक उपक्रम में जितने भी किस्म के कार्य किए जाएंगे उनकी मुख्य क्रियाओं को निर्धारण करते हैं और उनका वितरण किया जाता है। इस प्रकार से हम इसमें संगठन संरचना करते हैं। इसमें संगठन संरचना
कार्यात्मक संगठन ढांचे का अर्थ पूरी संस्था को उसके द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रियाओं के आधार पर विभाजित करने से होता है। संगठन ढांचे की सबसे सरल एवं सर्वाधिक प्रचलित पद्धति है। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि संगठन ढांचे के सबसे सरल या प्रचलित प्रारूप कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा कार्यात्मक संगठन ढांचा। इसके अंतर्गत एक जैसी क्रियाओं को अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर देते हैं, जिन्हें हम विभाग कहते हैं। जैसे कि एक निर्माणी संस्था की सभी इकाई क्रियाओं को उत्पादन विभाग, विपणन विभाग, वित्तीय विभाग और सेवी वर्गीय विभाग में हम विभाजित कर सकते हैं। प्रत्येक विभाग में पुनः उप विभाग स्थापित किए जा सकते हैं, जैसे कि विपणन विभाग में विक्रय, विज्ञापन और बाजार शोध, ये 3 उप विभाग बनाए जा सकते हैं। इन उप विभागों के अधिकारी विभागाध्यक्ष यानी कि विपणन विभाग का जो अध्यक्ष होगा उसके प्रति उत्तरदायी होंगे और विभागाध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के प्रति जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि कार्यात्मक संगठन ढांचा F.W. टेलर द्वारा प्रतिपादित क्रियात्मक फोरमैनशिप का ही सुधरा हुआ रूप माना जाता है। तो यहाँ पर संगठन के संबंध में हम विशिष्टीकरण के सिद्धांत का पालन करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहाँ पे एक बनता है कि वह कौन सा संगठन प्रारूप है जो विशिष्टीकरण के सिद्धांत या स्पेशलाइजेशन के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसका उत्तर होगा कार्यात्मक संगठन ढांचा। विशिष्टीकरण में हमने पढ़ा है कि प्रत्येक कार्य को से संबंधित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को सौंपा जाता है, तो इसके लिए कार्यों का बंटवारा भी करना होता है। दोनों में अंतर केवल यह है कि टेलर का संगठन ढांचा निम्न स्तर पर लागू होता है, निम्न स्तर मतलब कर्मचारियों के संबंध में, जबकि कार्यात्मक संगठन ढांचे का उपयोग हम उच्च स्तर यानी कि प्रबंधकीय स्तर पर करते हैं। अब यहाँ पर कार्यात्मक संगठन ढांचा किस प्रकार से बनाया जाता है उसके हम प्रारूप को देख सकते हैं। तो इसमें सबसे शीर्ष पर अंशधारी होते हैं। अंशधारियों के द्वारा संचालक मंडल की स्थापना की जाती है। संचालक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा रोज के कार्यों के नियंत्रण करने के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या CEO कहते हैं उसको नियुक्ति की जाती है। CEO के अधीन अलग अलग विभागों को गठित किया जाता है, जिसमें कि हम देख सकते हैं सबसे पहले उत्पादन विभाग, विपणन विभाग, वित्त विभाग और सेवी वर्गीय विभाग बनाए गए हैं। और इसमें विपणन विभाग को भी 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। विपणन विभाग का पहला उप विभाग है विक्रय विभाग या सेल्स डिपार्टमेंट, दूसरा है विज्ञापन विभाग यानी कि एडवर्टाइजमेंट और तीसरा मार्केट रिसर्च या बाजार शोध का विभाग होगा। तो इस प्रकार से विपणन विभाग के अधीन 3 उप विभाग आते हैं, विक्रय, विज्ञापन और बाजार शोध। तो इस प्रकार से जब ढांचा कार्य करता है तो इसमें हम कार्यात्मक संगठन ढांचा होना मानते हैं। कार्यात्मक संगठन के लाभ, यदि इस प्रकार का संगठन हम बनाते हैं तो उसमें क्या लाभ होगा, तो सबसे पहला लाभ होता है विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशन के संबंध में। तो पूरी कंपनी की मुख्य क्रियाओं को हम अलग अलग विभागों में बांट देते हैं और प्रत्येक विभाग का कार्य उससे संबंधित एक विशेषज्ञ प्रबंधक की देखरेख में सौंप दिया जाता है। इस प्रकार से कम समय में अधिक से अधिक व अच्छे से अच्छा कार्य होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। दूसरा है समन्वय की स्थापना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें प्रत्येक कार्य को करने के लिए अलग अलग विभाग के अधीन व्यक्ति कार्य करते हैं। एक विभाग में काम करने वाले सभी व्यक्तियों को अपने अपने कार्य के संबंध में पूर्ण ज्ञान होता है, वे अपने कार्यों के विशेषज्ञ होते हैं। इससे विभागीय स्तर पर जिस विभाग में वो कार्य कर रहे हैं वहाँ पर उनके बीच में समन्वय स्थापित करना आसान होता है। एक व्यक्ति की आवश्यकता दूसरे के होने पर उसे वहाँ पे आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है। तीसरा बिंदु है प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि। चूँकि कर्मचारियों को, प्रबंधकों को एक ही काम को बार बार करना होता है, इसलिए ये उनकी प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि में सहायक होता है। एक बार कार्य करने से जो अनुभव प्राप्त होता है उसी का उपयोग वे अगली बार उस कार्य की पुनरावृत्ति के संबंध में करते हैं, तो उससे उनका परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये प्रबंधकीय कुशलता की वृद्धि में सहायक होता है और इससे लाभों में भी वृद्धि होती है। इसका हमने चौथा पॉइंट है प्रयत्नों की न्यूनतम दोहराई। संगठन के इस प्रारूप में
हम प्रत्येक कार्य को अलग अलग विभागों में बांट लेते हैं और उनसे संबंधित कार्य उस विभाग के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए इसमें किसी भी कार्य के दोहराव की संभावना समाप्त हो जाती है, जैसे कि वित्त संबंधी कार्य केवल वित्त विभाग के द्वारा किया जाएगा और अन्य किसी विभाग के द्वारा इससे संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। इसलिए इसका दोहराव समाप्त हो जाता है और हमारे मानवीय और भौतिक संसाधनों की बचत और उनका बेहतर उपयोग संभव होता है। इसी प्रकार से उत्पादन संबंधी कार्य उत्पादन विभाग करेगा, विपणन संबंधी कार्य विपणन विभाग करेगा और सेवी वर्गीय विभाग से संबंधित कार्य केवल उसी के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद में 5वां पॉइंट है प्रशिक्षण में सहायक। यह ढांचा संगठन के प्रशिक्षण में सहायक होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत कर्मचारियों के सीमित कौशल पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। जो व्यक्ति जिस तरह का कार्य जानता है उसे केवल वही कार्य सौंपा जाता है, यानी कि उसे सब तरह के कार्य सिखाने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है। वो व्यक्ति या कर्मचारी जिस कार्य को जानता है उसे केवल उस कार्य से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, इसलिए वह उस कार्य का विशेषज्ञ हो जाता है। इसलिए हमें इसमें प्रशिक्षण में अत्यधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है और हम प्रशिक्षण केवल उन कार्यों का देते हैं जिनसे संबंधित कार्य कर्मचारी से हमें कराना होता है। इसका में 6वां है सभी कार्यों को समान महत्व। संगठन में सभी कार्यों को समान महत्व दिया जाता है, इसलिए सभी कार्यों की सूची तैयार करने के बाद उनका विभागीकरण किया जाता है और उन विभाग के अधीन कर्मचारी और उनके प्रबंधकों द्वारा उन कार्यों को किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें सभी कार्यों को समान महत्व दिया जाता है। इसके बाद में हम कार्यात्मक संगठन की सीमा या दोष के संबंध में चर्चा करेंगे। यहाँ पर उसमें क्या कमियाँ पाई जाती हैं उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहली कमी या दोष बताया जाता है संगठनात्मक उद्देश्यों की अवहेलना। प्रत्येक विभागीय अध्यक्ष अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, इसलिए वे हमेशा अपने विभाग के उद्देश्यों को ही महत्व देते हैं। यहाँ पर प्रत्येक विभाग का प्रमुख केवल अपने विभाग के कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, अपने विभाग को बेहतर करके दिखाना चाहता है, इसलिए वो केवल अपने विभाग के उद्देश्यों को ही महत्व देता है। इससे संगठनात्मक उद्देश्यों की अवहेलना या होती है या हानि होती है। उदाहरण के लिए उत्पादन विभाग अपनी साख को बनाने के लिए उच्च क्वालिटी का माल तैयार कर सकता है। इस तथ्य को अनदेखा करते हुए कि बाजार में रुझान मध्य क्वालिटी का माल क्रय करने का है, यानी कि ग्राहक मीडियम क्वालिटी का माल खरीदना चाहते हैं और उत्पादन विभाग ने अपनी इमेज बनाने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का माल बनाया। यहाँ पर ये दिक्कत आएगी कि जब अत्यधिक उच्च गुणवत्ता का माल बनाया जाता है तो उसकी मूल्य भी अधिक होता है और उसे बेचने में फिर विपणन विभाग असफल हो जाएगा या बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोग उस मूल्य पर वस्तुओं को क्रय करने को तैयार नहीं होंगे। वे जिस मूल्य पर माल को क्रय करने को तैयार होते हैं उसी गुणवत्ता का माल उपलब्ध कराने पर उसके विक्रय को बढ़ाना संभव होता है। इसलिए यहाँ पर विक्रय की समस्या आएगी। तो यहाँ पे ये दिखाई देगा कि उत्पादन विभाग तो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है लेकिन विपणन विभाग का कार्य अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से संगठन के उद्देश्यों की हानि होती है। दूसरा, अंतर विभागीय समन्वय में कठिनाई। सभी विभाग के अध्यक्ष अपने विभाग में अपनी मनमर्जी से कार्य करते हैं। इससे निस्संदेह उनके विभाग के अंदर तो समन्वय स्थापित हो जाता है, परंतु एक विभाग का दूसरे विभाग के साथ जो संबंध होता है अंतर विभागीय संबंध, उसमें समन्वय करना कठिन हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष अपने ढंग से कार्य कर रहा होता है, वहाँ पर वो दूसरे के प्रक्रियाओं से कोई संबंध नहीं रखता है। तीसरा है हितों में टकराव। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष आपस में एक समान स्तर पर होते हैं। वे सभी ये चाहते हैं कि वे अपने विभाग के कार्य को सबसे अच्छा दिखा सकें, इसलिए वे अपने विभाग के कार्यों में जी जान से लगे रहते हैं, उसको बेहतर से बेस्ट साबित करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उनके विभाग के अध्यक्ष का उनका अपने संगठन में वर्चस्व या प्रभुत्व स्थापित हो जाए। अपने स्वयं को संतुष्ट करने के लिए वे अधिकाधिक संसाधनों की मांग करते हैं, जिससे कि संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। हम ये जानते हैं कि प्रत्येक विभाग को कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन उपलब्ध कराने की जवाबदारी वित्त विभाग की होती है, परंतु आवश्यकता से अधिक धन को इकट्ठा करके रखने से वित्त की व्यवस्था प्रभावित होती है, अन्य कई कार्य प्रभावित हो सकते हैं।
इसलिए धन का उचित विनियोजन या वितरण आवश्यक होता है, परंतु प्रत्येक विभाग अध्यक्ष अपने कार्य को बेहतर दिखाने के लिए अधिक से अधिक संसाधन प्राप्त करना जुटाना चाहता है। इससे दूसरों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उससे संघर्ष उत्पन्न होता है। नंबर 4, संपूर्ण विकास में बाधा। कार्यात्मक संगठन के अंतर्गत हम कर्मचारियों को केवल उसी कार्य का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जिस कार्य को उन्हें करने के लिए रखा जाता है। इससे कर्मचारी अपने उस कार्य के तो विशेषज्ञ बन जाते हैं, परंतु उनके पूर्ण विकास में बाधा उत्पन्न होती, क्योंकि उन्हें उस संगठन के केवल एक छोटे से भाग की ही कार्यों की जानकारी होती है और अन्य कार्यों के संबंध में उनको कोई भी ज्ञान नहीं हो पाता है और हमेशा उन्हें अपने विभाग में ही कार्य करने को मजबूर होना पड़ता है। इससे कर्मचारी का पूर्ण विकास बाधित होता है। इसके बाद में है कार्यात्मक संगठन की उपयोगिता। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कार्यात्मक संगठन ढांचे का उपयोग किन संस्थाओं में किया जाना उपयुक्त तो माना गया है। तो इसमें उपयुक्तता के आधार पर हम देखें तो सबसे पहला, जहाँ व्यावसायिक इकाई का आकार बड़ा हो अर्थात बहुत अधिक संख्या में कर्मचारी कार्य करते हों, वहाँ पर इसे बनाया जाना चाहिए। दूसरा, जहाँ विशिष्टीकरण आवश्यक होता है अर्थात ऐसी संस्था जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का अपने उस क्षेत्र में विशेषज्ञ होना आवश्यक होता है, कर्मचारी का अपने क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखना जरूरी होता है, यानी विशेषीकरण आवश्यक हो, वहाँ इसे अपनाना चाहिए। तीसरा, जहाँ अधिकारों का विकेंद्रीकरण आवश्यक हो। अभी हमने पढ़ा है कि इसमें प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष अपने मन मर्जी से कार्य करता है अर्थात उसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसे हम अधिकारों का विकेंद्रीकरण कहते हैं, यानी कि वो स्वयं हर कार्य के निर्णय लेने में सक्षम हो। तो इसलिए जहाँ पर इस प्रकार के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता होती है वहाँ पर कार्यात्मक संगठन को अपनाया जाना चाहिए। और जहाँ पर मुख्य रूप से संगठन में केवल एक ही उत्पाद को बेचा जाता हो तो वहाँ पर इसे अपनाया जाना चाहिए। एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करने पर डिविजनल संगठन का उपयोग किया जाना उचित माना गया है। तो इस प्रकार से अभी हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हमें कार्यात्मक संगठन ढांचा का उपयोग करना चाहिए, इसके क्या दोष और विशेषताएं हैं, इसके क्या स्ट्रक्चर होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे दूसरा, विभागीय या डिविजनल या प्रभागीय संगठन ढांचा। डिविजनल या प्रभागीय संगठन ढांचा, इसके लिए हम टूल किट नंबर 9 में देख सकते हैं कि इसका अभिप्राय पूरे उपक्रम को उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर विभक्त करने से होता है। अर्थात एक संगठन में जब एक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के आधार पर हम संगठन को बांट देते हैं, तो इसलिए इसे डिविजनल संगठन ढांचा कहा जाता है। डिविजनल संगठन ढांचे का अर्थ पूरी संस्था को उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर विभक्त करने से होता है। यदि किसी व्यावसायिक उपक्रम में अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है तो कार्य के अनुसार विभागीकरण के स्थान पर वस्तुओं के आधार पर विभागीकरण को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसी स्थिति में कार्यानुसार विभागीकरण में यह डर बना रहता है कि कुछ वस्तुओं के उत्पादन एवं विपणन पर अधिक ध्यान दे दिया जाएगा और कुछ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाएगा, जिसका परिणाम यह होगा कि कुछ उत्पाद अधिक बिकेंगे और कुछ बहुत कम। इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए ही हम पूरी संस्था में होने वाले वस्तुओं के उत्पादन के आधार पर उन्हें अलग अलग डिवीजन में बांट देते हैं। प्रत्येक वस्तु के डिवीजन से संबंधित क्रय, विक्रय, विज्ञापन, उत्पादन और वित्तीय और आदि अन्य कार्य उससे संबंधित डिविजनल प्रबंधक की देखरेख में किए जाते हैं। ये सभी कार्य सभी डिवीजनों द्वारा अलग अलग किए जाते हैं। इस संगठन ढांचे के संबंध में किस प्रकार का चित्र बनता है इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे भी हमने देखा था कि सबसे ऊपर स्थान होता है अंशधारी का, अंशधारी के नीचे संचालक मंडल आता है। अंशधारी ही आपस में से कुछ सदस्यों को संचालक मंडल में नियुक्त करते हैं और संचालक मंडल एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ की नियुक्ति करता है। और यहाँ तक तो सब एक समान था। अब इसके अंतर आता है कि यदि उस संगठन में दो वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें कि पहला एक धातु संबंधी उत्पाद है और दूसरा एक प्लास्टिक संबंधी उत्पाद है, तो हम दोनों के संबंध में अलग अलग स्टाफ की व्यवस्था करेंगे। तो सबसे पहले
इसमें हम दो अलग अलग संगठन बनाएंगे। पहला संगठन या डिवीजन होगा धातु उत्पाद का डिवीजन, जिसमें कि हम उत्पादन, विपणन, वित्त और सेवी वर्गीय इस प्रकार से इन 4 विभागों की स्थापना करेंगे। और जिस प्रकार से हमने धातु उत्पाद डिवीजन में इन 4 विभाग को बनाया, इसी प्रकार के यही चारों विभाग हम प्लास्टिक उत्पाद डिवीजन में भी बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इसी संगठन में उत्पादन के 2 अलग अलग विभाग और कर्मचारी वर्ग होंगे, विपणन के 2 अलग विभाग और कर्मचारी होंगे, वित्त के भी इसी प्रकार होगा और सेवी वर्गीय के भी इसी प्रकार से 2 विभाग और कर्मचारी कार्य कर रहे होंगे। दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होगा। पहला इसमें बिंदु है डिविजनल अध्यक्षों का विकास। इस प्रकार के संगठन में प्रत्येक डिविजनल अध्यक्ष अपने उत्पाद से संबंधित सभी कार्य, जैसे कि क्रय, विक्रय, विज्ञापन, उत्पाद और वित्त संबंधित और अन्य कार्यों संबंधित सभी कार्यों को देखेगा। ये चीज एक डिविजनल अध्यक्ष में विभिन्न कौशल विकसित करने में सहायक होती है। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक वस्तु के उत्पादन से संबंधित कार्यों की जवाबदारी अलग अलग डिविजनल अध्यक्षों को सौंप देते हैं। दूसरा है डिविजनल परिणामों को आंकना संभव होता है इसमें, चूँकि प्रत्येक डिवीजन की सभी क्रियाएं स्वतंत्र रूप से की जाती हैं, इसलिए हम प्रत्येक डिवीजन में होने वाले लाभ हानि की गणना या आकलन अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। इसी आधार पर अलाभदायक डिवीजन को बंद करने के संबंध में भी निर्णय लेना संभव हो सकता है। यदि किसी डिवीजन में लाभ हो रहा है और दूसरे में हानि हो रही है और भविष्य में भी लाभ होने की संभावना नहीं दिखाई देती है, तो उसे बंद करने का निर्णय लेना संभव होता है। तीसरा है शीघ्र निर्णयन। प्रत्येक डिवीजन अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई की तरह कार्य करता है। एक डिवीजन का प्रबंधक अपने डिवीजन के संबंध में सभी निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकता है। उसे अन्य डिवीजन प्रबंधकों से कोई सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अतः इस सिस्टम के आधार पर निर्णय को तुरंत लेना संभव होता है, शीघ्र लिए जा सकते हैं और वे प्रभावी साबित होते हैं, क्योंकि जहाँ जरूरत होती है तेजी से निर्णय लेने की, वहाँ पर यह कार्य संभव हो जाता है। इसके अन्य चौथा पॉइंट है विस्तार में सरलता। प्रत्येक उत्पाद के लिए एक अलग डिवीजन हम स्थापित करते हैं। यदि एक कंपनी एक नया उत्पाद बाजार में लेकर आना चाहती है, तो ऐसा पहले से स्थापित उत्पादों के संबंध में जो डिवीजन हमने बनाए हैं, उनमें किसी भी प्रकार के कोई भी बदलाव किए बिना किसी छेड़छाड़ के हम सरलता से कर सकते हैं। इस प्रकार से संस्था का विस्तार करना सरल होता है। जब हम कोई नए उत्पाद को निर्माण शुरू करते हैं, तो उसके संबंध में पूरा एक नए डिवीजन की संगठन की रचना की जाती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे डिविजनल प्रभागीय संगठन के सीमा या दोष के संबंध में। तो पहला है डिविजनल अध्यक्षों के मध्य संघर्ष। एक संगठन में जितने भी डिवीजन कार्य करते हैं, प्रत्येक डिविजनल अध्यक्ष अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करना चाहता है, जिससे कि उसका संगठन में प्रभुत्व स्थापित हो, उसकी बात को ज़्यादा माना जाए। इसके लिए वे संगठन से अधिक से अधिक संसाधनों की, जिसमें मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन होते हैं, मौद्रिक संसाधन होते हैं, इन सभी की मांग करते हैं, जिससे कि दूसरों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इससे उनके मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा है कार्यों की दोहराई। प्रत्येक डिवीजन में उत्पादन, विपणन, वित्त, सेवी वर्गीय सभी तरह के कार्यों के संबंध में विभागों की आवश्यकता होती है। इससे एक जगह पे जो कार्य किया जा रहा है, उसी कार्य को दूसरे विभाग में भी किया जाता है। इससे प्रयत्नों कार्यों के अनावश्यक दोहराव होता है और इसमें संसाधनों का दुरुपयोग होता है और संचालन की लागत भी अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है। तीसरा है स्वार्थी प्रवृत्ति। प्रत्येक डिवीजन का ये प्रयास रहता है कि उसका प्रदर्शन बढ़िया रहे, वो बहुत बेहतर कार्य करे। यहाँ तक कि ऐसा देखा जाता है कि कई बार वे अपने को बेहतर दिखाने के लिए अन्य डिवीजन के हितों को भी अनदेखा कर देते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते। इससे उनकी स्वार्थी प्रवृत्ति स्पष्ट होती है। इसलिए ऐसे व्यवहार से पूरी संस्था के हितों को नुकसान होता है। डिविजनल संगठन की उपयोगिता। अब हम यहाँ पर विचार करेंगे कि डिविजनल संगठन ढांचा किन संस्थाओं में अपनाया जाना उपयोगी माना गया है। तो इसमें पहला है जहाँ मुख्य उत्पादों की संख्या एक से अधिक होती है, वहाँ पर इसे अपनाया जाना चाहिए। जहाँ अलग अलग निर्माणी तकनीकों एवं विपणन की पद्धतियों की आवश्यकता होती है, वहाँ पर इसे अपनाया जा सकता है। जहाँ संगठन का आकार काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, इतना बड़ा हो
कि वहाँ पर कार्यात्मक संगठन ढांचे का उपयोग करना संभव न होता हो। जहाँ पर एक से अधिक वस्तुओं का निर्माण हो रहा है और आकार बहुत ज़्यादा बड़ा है, वहाँ हम प्रत्येक उत्पाद के संबंध में डिविजनल संगठन ढांचे का उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ देखेंगे कि कार्यात्मक संगठन ढांचे और डिविजनल संगठन ढांचे में क्या अंतर होता है। तो अंतर में हम देख सकते हैं, स्थापना के आधार पर कार्यात्मक संगठन ढांचा कार्यों के आधार पर बनाया जाता है, जबकि डिविजनल ढांचा उत्पाद के आधार पर बनाया जाता है। जितने उत्पाद होंगे उतने डिविजनल ढांचे में विभाग बना दिए जाते हैं, डिवीजन बनाए जाते हैं। इसका अन्य विशिष्टीकरण का बिंदु है। कार्यात्मक संगठन ढांचा कार्य के विशिष्टीकरण पर आधारित होता है, जबकि डिविजनल संगठन ढांचा उत्पाद के विशिष्टीकरण पर आधारित होता है। कार्यात्मक संगठन ढांचे में उत्तरदायित्व विभागीय उत्तरदायित्व निर्धारित करना कठिन होता है, जबकि डिविजनल संगठन ढांचे में डिविजनल उत्तरदायित्व निर्धारित करना सरल होता है। इसके बाद में कार्यात्मक संगठन ढांचे में प्रबंधकीय विभागीय प्रबंधक केवल अपने कार्य के विशेषज्ञ बनते हैं तथा उनका सीमित विकास होता है, जबकि डिविजनल प्रबंधक को एक साथ कई सारे कार्य देखना होते हैं, इसलिए उसमें उस प्रबंधक का विकास संभव होता है। लागत कार्यात्मक संगठन ढांचे में किसी कार्य का दोहराव नहीं होता, इसलिए लागत कम आती है, जबकि डिविजनल संगठन ढांचे में कार्यों का दोहराव होता है, इसलिए लागतें अधिक आती हैं। समन्वय कार्यात्मक संगठन ढांचे में सभी विभागीय अध्यक्ष अपनी मनमर्जी से कार्य करते हैं, इसलिए समन्वय में कठिनाई होती है, जबकि डिविजनल संगठन ढांचे में पूरी डिवीजन का एक ही अध्यक्ष होता है, उसी के निर्देशन में सभी क्रियाएं होती हैं, इसलिए वहाँ समन्वय पाया जाता है। और उपयुक्तता का बिंदु है। कार्यात्मक संगठन ढांचा वहीं उपयुक्त माना गया है जहाँ संगठन में केवल एक ही वस्तु को उत्पाद करके उसे बेचा जाता हो, जबकि डिविजनल संगठन ढांचा तब उपयुक्त माना गया है जब मुख्य उत्पादों की संख्या एक से अधिक होती हो। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो में संगठन ढांचे और उसके प्रकारों के संबंध में अध्ययन किया है। इसके बाद में हमारा अगला बिंदु है अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण, अवधारणा और महत्व। इसके संबंध में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।